हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम अपना सिक्स यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड एंड रोल ऑफ ईसीजीसीज। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, इस वीडियो और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ईसीजीसी के रोल क्या है, कौन कौन से रिस्क जो होते हैं वो अकर होते हैं किस में, अपने फॉरेन ट्रेडिंग करते टाइम पे। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब या जो ईसीजीसी को हम फॉर्मली पहले क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझा देती हूँ कि लास्ट 2 टाइम से जो पेपर आ रहा है ना, वो थोड़ी डीप नॉलेज को मांग रहा है। मतलब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन बिटवीन लाइंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जेआईबी की तरह, जैसे मोस्टली लोग मानते हैं कि जेआईबी को आप 1 वीक पढ़ाई करके निकाल सकते हो, पर सीआईबी के लिए मे भी आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़े। ठीक है, और बहुत इस बार रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो अब आपका जो बीएफएम का पोर्शन मेन स्टार्ट होने जा रहा है वो पूरा रिस्क से रिलेटेड ही है। चाहे आप बेसल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे या फिर आप इधर पढ़ेंगे, तो सब रिस्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार बस पढ़ लो ना, तो पेपर के टाइम बस आपको रिवीजन करना ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो ईसीजीज होती हैं ना, ये हमको वेरियस पॉलिसीज़ देती हैं। ठीक है, अब हमारी पॉलिसीज़ कौन कौन सी, अब देखिए इसकी पहले सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऑब्वियस सी चीज़ है, उसी के लिए पॉलिसीज़ बनी ना। एक तो आपका क्या होता है ना, जो आप ट्रेड कर रहे हो, रिस्क कर रहे हो, तो रिस्क सारे अकर हो जाते हैं। और उस रिस्क से आपको बचाएगा कौन, कुछ पॉलिसीज़, कुछ लॉस तो ऐसे रहने चाहिए ना जिसके रिगार्डिंग जो आपको सेव करे, या आप बैंक से जो फाइनेंस ले रहे हो उसका इंश्योरेंस करे। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो इसके अंडर में आता है। ठीक है, ये आपको एक तरीके से क्रेडिट के ऊपर इंश्योरेंस देता है। इसकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसे हैं जो आपको रिस्क से बचाते हैं। ठीक है, तो वही इसकी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। अब हमने ये बात समझ ली, तो हमें इसकी पॉलिसी समझने में हेल्प आएगी। तो सबसे पहली जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है कि टू फाइनेंस बैंक्स एंड एक्सपोर्टर्स टू हेल्प इंश्योर एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, लाइन से ही क्लियर हो रहा है। ये क्या करता है, जो आपके बैंक्स होते हैं या एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो एक्सपोर्ट का, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो वो पैसा होता है, जो वो फंड होता है, उसको इंश्योर करता है। ठीक है, उसका इंश्योरेंस करता है। उस इंश्योरेंस होने से क्या होता है कि अगर कोई रिस्क अकर भी हो जाए, तो ये जो है वो उसको पॉलिसीज़ जो है ना, वो उसको बचा ले जाती हैं। ठीक है, सेकेंड आपका जो है हमारा सेकेंड है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, अब ये रिस्क कौन कौन से हैं आपको मैं बता देती हूँ। आपका कंट्री रिस्क, लीगल रिस्क, बायर रिस्क, सेलर रिस्क, प्राइस रिस्क, कमोडिटी रिस्क, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ रिस्क हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अकर होते हैं, अभी हम उसको आगे समझेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि उन रिस्क से बचाने के लिए भी हम ईसीजीसीज की पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अंडर में आता है किसके, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इसके फंक्शन को ओवरसीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ रिस्क एंड रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें रिस्क की बात करने लगे जब तक हमें उस रिस्क ही डिफाइन ना हो। ठीक है, देखिए ये आपको और हमें सबको पता है कि रिस्क एक तरीके से वो इवेंट होता है जो कि अकर हो जाता है अचानक से, जिसके हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। ठीक है, और रिस्क इसलिए बोलते हैं कि उससे हमें कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में बात कर रहे हैं या बैंकिंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं जो भी लॉस हमें होगा वो किस टर्म में होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, मतलब हमारा मनी लॉस होगा, हमें उस या तो फिर लॉस हो रहा है पर्टिकुलरली, या फिर हमारी जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफिट है, उसमें कुछ गिरावट आ जाती है। तो वो जो अकरेंस होते हैं, वो जो इंसिडेंट हैपन होते हैं, उसको हम रिस्क की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, वो अनसर्टेन होते हैं, उनका हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, वो अचानक से अकर होते हैं और हमारा लॉस करा देते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क कौन कौन से होते हैं, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क। नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बहुत सारे नेम्स बताए थे, तो अब हम उन रिस्क को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमें रिस्क दे रखा है वो हमें दे रखा है बायर रिस्क। ठीक है, अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम बायर रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं बायर रिस्क की, तो हम बात कर रहे हैं कि बायर में हमेशा सेलर की बात हो रही है और सेलर में बायर की बात हो रही है। मतलब एकदम देखिए ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप से, मतलब वाइस वर्सा चल रहा है आपका। ठीक है, मतलब बायर के केस में सेलर की बात हो रही है, सेलर के केस में बायर की बात हो रही है। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि अगर बायर रिस्क है तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, सेलर को हो रही है, और अगर सेलर रिस्क है तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, बायर को हो रही है। ठीक है, वाइस वर्सा। तो चलिए हम पहला देखते हैं बायर रिस्क। तो बायर रिस्क में क्या होता है, जो ये रिस्क है ना, जैसे में हमने बात की, सेलर को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें रिस्क कौन कौन से होते हैं, एक तो नॉन एक्सेप्टेबिलिटी लिखा है। नॉन एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है कि जो आपका बायर है, जो मतलब आप जिसको आप
बेच रहे हो जो सामान, उसने मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मुझे अभी सामान की ज़रूरत नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं इसका पेमेंट भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक रिस्क सेलर को फेस करना पड़ता है। फिर आपका पेमेंट नहीं कर रहा है वो, पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा बात है मैं नहीं कर सकता, या कुछ ऐसा रीज़न, कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न बता के मना कर दिया, तो नॉन पेमेंट का इश्यू हो सकता है। अब आपने तो ट्रेड कर दिया, मान लीजिए सामान वापस भी आ जाए तो भी लॉस हुआ ना आपको, उतना आपको शिपिंग वगैरह सब तो करनी पड़ी ना। फिर क्वालिटी एक्सेप्टेंस, अब जो क्वालिटी की बात हुई थी वो आपने बात की थी कि हाँ मुझे ये क्वालिटी का सामान चाहिए, लेकिन उसने लो क्वालिटी का भेज दिया, तो क्वालिटी का इशू आ गया ना, तब वो रिस्क एक अक्कर हो जाता है। फिर आपका क्रेडिट रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है कि पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिया या फिर कुछ किसी रीज़न से डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिस्क जो होते हैं ना बायर रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, जिसको फेस कौन करता है, सेलर फेस करता है। फिर आपका आता है सेलर रिस्क, ठीक है। जो सेलर रिस्क में ये देखिए यहाँ पे सेलर रिस्क में क्या होता है, ये रिस्क बायर फेस करता है, मैंने बोला था वाइस वर्सा, वही बायर फेस करेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो आपका सेलर है उसने आपको, मतलब आप बायर हो, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर दिया सेलर को। अब सेलर ने क्या किया ना, एडवांस पेमेंट तो ले ली पर आपको शिप नहीं किया, जो ट्रेडिंग का सामान था वो आपको भेजा नहीं, तो ये एक रिस्क अकर हो गया, ठीक है। सेलर के लिए मतलब सेलर साइड से रिस्क अकर हुआ ना, तो बायर को बहुत लॉस होगा उसमें, तो वो चीज़ें सेलर रिस्क के अंडर में आती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क में क्या होता है, देखिए नेम से ही आपको सारे रिस्क का अंदाज़ा लग रहा है, जैसे मैंने बताया पहले भी, आपके नेम्स ही डिफाइन कर रहे हैं कि कौन इस रिस्क में क्या क्या रिलेटेड है। शिपिंग रिस्क नेम से क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड रिस्क है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपके इंटरमीडियरीज़ हैं, जैसे आपका शिपिंग कंपनी है, हैंडलिंग एजेंट है, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, या फिर आपका जो एजेंट्स हैं उनका इश्यू आ रहा है, या फिर लोडर हैं उनका कुछ इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो वेरियस रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट करने में इशू आ रहा है, वो किसके अंडर में आता है, शिपिंग रिस्क के अंडर में आता है, ठीक है। फिर अदर रिस्क कौन से होते हैं, अदर रिस्क आपके बैंक फेलियर हो गया। बैंक फेलियर में क्या हुआ, मान लीजिए जिस बैंक के साथ आपने एलसी या गारंटी बनाई थी वो बैंक ही फेल हो गया, तो अब पैसा कौन देगा, कौन फंड्स को करेगा, आपने सामान का कर दिया, तो एक बैंक फेलियर रिस्क आकर हो जाता है। फिर सेटलमेंट रिस्क आ सकता है कि आपका जो आपस में सेटलमेंट कर रहा हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, मैनमेड हो गई, या आपस में आपने कुछ कर लिया, ठीक है, बैंक की तरफ से हो गई, तो एक सेटलमेंट रिस्क आकर हो जाता है। फिर प्राइस रिस्क तो देखो लगा ही रहता है, आपने कोई सामान आज अंदाज़ा लगाया कि हाँ मैं ये सामान इतने में ख़रीद लेता हूँ, कल को उस सामान के प्राइस गिर गए तो आपको लॉस हो गया, अगर बढ़ गए तो आपको फ़ायदा हो गया, तो एक प्राइस रिस्क लगा रहता है उसमें, ठीक है। फिर लीगल रिस्क आपका रहता है, ठीक है। लीगल रिस्क तो आपको पता ही है, जो लॉज होते हैं कंपनी के उससे रिलेटेड होता है, कंट्री के किसी भी लॉज वगैरह में कोई चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से वो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, या ट्रेड में कुछ इशू आ रहा है, तो वो लीगल रिस्क के अंडर में आता है। खैर हम ये आगे समझेंगे भी सारा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रेडिट रिस्क क्या होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है ना, ये बायर की क्रेडिट वर्दीनेस को देखता है, ठीक है। मान लीजिए एक एक्सपोर्ट बिल है, ठीक है, उसका पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है, नॉन पेमेंट बिल है। अब किस वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, तो बहुत से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट रिस्क हो सकता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इश्यू हो जाता है ना, अगर आप किसी को आपने सामान भेज रहे हो, किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो वो क्रेडिट रिस्क के अंडर में आता है, ठीक है। फिर आपका आता है लीगल रिस्क। अभी हमने ऊपर समझ ही लिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो लॉस किसी कंट्री, चाहे सेलर की कंट्री की बात हो रही है, चाहे बायर की कंट्री की बात हो रही है, जो लॉस की वजह से इश्यूज आते हैं ना, जिसकी वजह से जो सेलर है या एक्सपोर्टर है वो नहीं कर पा रहा है आपका मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या उसकी एबिलिटी में ही नहीं है कि वो आपको सामान भेजे, तो ये जो रिस्क आता है ना, ये लीगल रिस्क के अंडर में आता है। फिर आपका आता है कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से जो रिस्क हो रहे हैं, या जो कंट्री की पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं जा रही है, या फिर कोई डिजास्टर आ जाए, लाइक अभी कोरोना चल रहा है उसको मान लेते हैं, या फिर सुनामी आ जाए, या बहुत से ऐसे मैन मेड चाहे हों चाहे नेचुरल इंसिडेंट्स हों जिसकी वजह से रिस्क अकर हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ऑपरेशनल रिस्क। अब देखो ऑपरेशनल रिस्क नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो ऑपरेशंस आप कर रहे हो उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहा है, चाहे क्लैरिकल मिस्टेक मान लीजिए, ठीक है, या फिर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, या आपका मान लीजिए बैंक फेल हो गया, या फिर लाइट्स, मान लीजिए लाइट चली गई, ठीक है, या फिर इंटरनेट उस दिन नेट नहीं आ रहा है। बहुत कभी बैंक में ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना कि पूरे दिन इंटरनेट नहीं आ रहा है आपका, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो सिस्टम पे, तो वो ऑपरेशनल रिस्क के अंडर में ही आता है, ठीक है। फिर आपका एक्सचेंज रिस्क।
इसको गैप रिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रिस्क में क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, इतना ज़्यादा एडवर्स मूवमेंट हो गया है जिसकी वजह से एक्सचेंज रिस्क अकर हो गया, करेंसी रिस्क अकर हो गया, ठीक है। वो जो एक्सचेंज का रेट है ना उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम किसे बोलते हैं, एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं, जिसको गैप रिस्क भी बोला जाता है, फिर ठीक है। फिर कंट्री रिस्क आता है आपका। कंट्री रिस्क क्या होता है, देखिए जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो आप अपनी कंट्रीज़ का आपके बॉर्डर तक रहता है, जब आप नेक्स्ट कंट्री में जाते हैं ना तो उनके लॉज इम्प्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से मान लीजिए अभी आपके फेवर में है, दोनों के फेवर में, फिर कुछ ऐसा हुआ कि लॉज चेंज हो गए, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे मान लो अभी हमारे पास कोरोना का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बहुत इकनॉमीज़ बहुत सी कंट्रीज़ की डाउन हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमने ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है, तो अभी इस टाइम थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का चला, वरना मोस्टली देखिए आप जो आपके पर्सनल फ्लाइट्स थी या जहाँ आपको कहीं जाना है तो सब बंद हो गया, राइट। तो एक तरीके से कंट्री रिस्क हो गया ना, सब बहुत सी उसने मना कर दिया कि नहीं कोई चाइना नहीं जाएगा या कोई हमारे यूएसए नहीं आएगा या इंडिया में नहीं आएगा, या आप आओगे तो 14 डे क्वारंटीन रहोगे, ठीक है। तो ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ लॉस बन गया ना उस टाइम पे, तो वो कंट्री रिस्क के लिए भी कर हो सकता है, किसी ट्रेडिंग पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को प्रोविजन बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपका जो टोटल एसेट्स जितना आपका लास्ट बैलेंस शीट में शो किया होता है ना, बैंक्स को उसका एक्सपोजर के हिसाब से रखना होता है, प्रोविजन रखना होता है, ठीक है। अब देखो ईसीजी ने क्या किया है ना, अपना 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन बनाया है जिसको हम आगे समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। और इसमें अभी जो करंटली है ना 237 कंट्रीज़ जो है हमारी, ये 237 कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अडॉप्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप, ऐसा नहीं है कि जो इन ईसीजीसी ने पॉलिसी बना दी या आरबीआई ने जो पॉलिसी बना दी बैंक उसको अंधा होकर फॉलो कर रहा है, नहीं। बैंक का अपना खुद का भी जो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, वो मतलब इसकी जो पॉलिसीज़ है, इसके जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको तो फॉलो कर ही रहा है, पर सेफ साइड के लिए अपनी भी उस वे ग्रेडिंग पॉलिसीज बना लेता है, जिसमें अगर कोई खरा नहीं उतर रहा है तो फिर उसको ड्रॉप कर देता है, उसको फाइनेंस नहीं देता है, इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। रिस्क पॉलिसीज के हिसाब से करते हैं। अब देखिए ये हमारा रिस्क क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। रिस्क क्लासिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये कंट्री रिस्क अकर होता है ये बहुत से वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से अकर होता है, ठीक है। एक तो आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रह सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका जीडीपी का इशू हो जाता है, ठीक है। फिर आपका इन्फ्लेशन हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हो सकता है, जो बैंक आपकी जो कंट्री ने बनाया है उसमें कुछ इश्यू हो, ठीक है। आईएमएफ कोर्ट्स की वजह से हो सकता है, जो कोर्ट्स देते हैं। फिर आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत से वेरियस रीज़न होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है, वेरियस रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक गलत कर दिया, इसको मैं सही कर देती हूँ, फिर आपको ग्रेडिंग बनाती हूँ। ये आपका 7 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये मैंने जगह इसलिए यहाँ थोड़ी सी रखी, मैंने कहा अभी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस देखा था कितनी कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं, 270 कंट्रीज़ जो है ना इसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका देख लेते हैं रिस्क कैटेगरीज कैसे डिफाइन की गई हैं, ठीक है। एक तो आपका इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क क्या, कि उसमें रिस्क है ही नहीं, तो वो हम जो कंट्रीज़ होती है ना उसको हम किस में रख देते हैं, A1 कैटेगरी में रख देते हैं। फिर लो रिस्क वाली जो होती है उसको A2 कैटेगरी में, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट लो रिस्क है, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, बट मोस्टली लो रिस्क है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, B1 में। B2 में मॉडरेट रिस्क आ जाता है, C1 में थोड़ा सा मीडियम से ज़्यादा हाई रिस्क में चला जाता है, C2 हाई रिस्क हो गया और D वेरी वेरी हाई रिस्क हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रेड पॉलिसीज़ कैसी होती हैं, AAA, ठीक है, AA, ऐसे करके भी ग्रेड पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब ये एक पॉलिसी जो है वो ECGC की है जिसमें 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इसके अलावा जो मैं AAA AA बता रही हूँ ये भी एक कैटेगरी ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसको हम आगे समझेंगे जब वो आएगा, लेकिन अभी मैंने बता दिया इस टाइप से भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमारा आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे आप जो क्रेडिट ले रहे हो या जो फंड है उसका इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि आपका जो भी ये जो हमने प्रीवियसली रिस्क पढ़ी है इसके अलावा भी जो कोई रिस्क है तो उससे आपका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है, आपको लॉस ना हो उससे बहुत ज़्यादा। ये कौन प्रोवाइड करता है, ECGC लिमिटेड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए ECGCs तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं इन डिफ़ॉल्ट रिसीवेबल्स में, ठीक है। जिसमें से एक जो है आपका वो यही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है ना, वो एक ये इसी टाइप की कंपनी है, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस,
जो कौन सी है, ये आपकी जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी हम बात कर रहे हैं ये वही है, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना होता है क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ईसीजीसी लिमिटेड रोल्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिए टॉपिक का जो नेम है मैंने बुक से ही डायरेक्ट उठाया है, तो उसमें कोई वो नहीं है, बस हम उसको थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, आपका ईसीजीसी लिमिटेड है जो, उससे क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट एक सेटअप किया, जो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एक्सपोर्टर्स को। और वो किससे कर रहा है कि आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस अकर होता है, चाहे बायर की वजह से फेलियर हो रहा है, चाहे किसी एक्सटर्नल लिंक की वजह से फेलियर हो रहा है, या बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ईसीजीसी का रोल यही तो है कि कोई रिस्क आपको अगर हो रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अ फाइनेंशियल एक्सपोर्टर विच प्रोटेक्ट बैंक्स इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम द एडवांसेस टू एक्सपोर्टर्स, ठीक है। मीन्स क्या, वो ईसीजीसी क्या कहते हैं, बैंक्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपोर्टर इंपोर्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बैंक को भी प्रोटेक्ट करता है, जो वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होते हैं या जो कोई पर्टिकुलर लॉस उसको झेलना पड़ता है ना, उससे भी बचाता है, ठीक है। फिर ईसीजीसी क्या करता है, ईसीजीसी प्रोवाइड क्रेडिट एनहेंसमेंट टू ऑगमेंट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द एक्सपोर्टर सो दैट दे कुड गेट मोर बेटर फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि जो इसके क्रेडिट का जो है वर्दीनेस है एक्सपोर्टर की, उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है, एनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं वो बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। बैंक्स को ये बढ़ा के देगा तो बैंक्स आगे कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो भी इसका रोल होता है। इसके बाद एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक होता है जिसको हम एरिक बोलते हैं, जिसका क्या काम होता है कि जो क्रेडिट रिस्क होता है एक्सपोर्टर को, उससे ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब क्रेडिट रिस्क वो देता है, एक्सपोर्टर इंश्योरेंस देता है किसको, जो आपके एक्सपोर्टर्स होते हैं। कौन, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो क्या होता है ना, इसके बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो ऑफ़र करता है बैंक, जैसे कि क्या हुआ आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी हो गया, कंसाइनमेंट पॉलिसीज़ हो गए, मल्टी बार एक्सपोजर्स हो गए, पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर्स हो गए, ठीक है। आपका जैसे डेफर्ड पेमेंट टर्म्स हैं या स्मॉल स्टैंडर्ड पॉलिसी जो हैं वो सब हैं, तो वो सब किसमें आता है, मेन एक्टिविटी आता है किसकी, ईसीजीसी की, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है ना, ये तो है ही देखिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ईसीजीसी जो होता है ना, उसके बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक तो ग्लोबलाइजेशन, इंडियन ट्रेड के लिए, अगर हम इंडिया की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडियन ट्रेड के लिए ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस देता है किस केस में, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंसिंग, एफिशिएंसी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ये फॉलो करता है। इसके बाद आपका यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है स्लाइड, इसके बाद मैं आपको पार्ट बी और प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, और उसमें हम और समझेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो हमने पॉलिसीज़ बताई ना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, स्लाइड नहीं बनाई है, लेकिन नेक्स्ट में जो प्रोवाइड कराऊंगी वो आपको ईसीजीसी पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये है ये तो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ हमने मैंशन भी किया है कि ये जो प्रोवाइड कर रहा है ना, ये एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर रहा है, पर कुछ पॉलिसीज़ बैंक्स के लिए भी तो होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक्सपोर्टर को दे दिया। तो बैंक्स के लिए कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो ट्रांसफ़र गारंटी हो गया, ठीक है। फिर आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होते हैं, जैसे ईसीबीआईबी हो गया या डब्ल्यूटीपीसी हो गया, या फिर आपका जो फाइनेंस गारंटी वो दे रहा है, परफॉर्मेंस इंडेमनिटी देता है, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी देता है, किसको दे रहा है, ये बैंक्स को इंश्योर करने के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसकी पॉलिसीज़ जो ऑफर्ड होती हैं ईसीजीसी के लिए वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर के लिए कौन सी है, बैंक के लिए कौन सी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको कोई और इश्यूज़ हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।